आप सभी से मैंने वादा किया था कि मैं आपको सीसेट में फेल नहीं होने दूंगा, इसका मतलब नहीं होने दूंगा। तो उसी लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ यूपी पीसीएस के सीसेट का पेपर 2020 का, और उसमें भी ये आपकी अपनी डिमांड पे मैं बना रहा हूँ। सिर्फ वो बना रहा हूँ जो आपको चाहिए। तो हम लोग 1 बाय 1 पढ़ना शुरू करेंगे। 2 घंटे का समय होता है, याद रखिए। 2 नंबर का एक प्रश्न रहता है। आपने एक प्रश्न सही किया 2 नंबर, एक प्रश्न गलत किया 10.66 नंबर कट जाएगा। तो आपको एकदम सेलेक्टिव अप्रोच रखना चाहिए। और मैंने जैसा कि आप सभी से कहा था कि आप सिर्फ 25 प्रश्न हर बार आ रहा है। देखिए संप्रेषण का कितनी 25, 2022 में 25 आया, 2021 में 25 आया, 2020 में 25 आया, ऐसे ही 2013 तक 25 आएगा। और अब आप देखेंगे 2020 के बाद से हर प्रश्न रिवाइज आपको मिलेगा। वही जो 2022 में आया है वो आज वाले पेपर में दिखेगा, जो आज आया है वो इसके पिछले वाले में दिखेगा। तो मैं 10 साल का पूरा यहाँ से कंप्लीट करा रहा हूँ। मैं आपको फिर से हिदायत दे दूँ कि जब आप इसको यहाँ से कंप्लीट कर ले तो सीसेट के पेपर को लगाना मत भूलिएगा। टॉपर्स कोड पे मैंने 10 साल का दे रखा है, वो इसीलिए डाल रखा है ताकि अब आपको क्या कर लें, जब यहाँ से आपको 10 साल का पूरा संप्रेषण रट जाए तो उठाइएगा टॉपर्स कोड, उसको सॉल्व करिएगा। 10 साल का पेपर, कितने साल का? 10 साल का पेपर, जैसे 2022 का सॉल्व करिएगा। अपनी टेक्निक वही अपनाइएगा जो मैंने आपको फर्स्ट वाले में बताया है। हर बार वही टेक्निक रहेगी, याद रखिएगा। और उससे आप कंफर्म पास हो जाएंगे। आप ट्राई करके देखिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जैसे आप ये 2020 का पढ़ रहे हैं तो इसके जस्ट बाद, मेरे पढ़ने के बाद, आप 2020 का टॉपर्स कोड पे जाएंगे और पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हिंदी सॉल्व करेंगे, हिंदी के बाद इंग्लिश का पैसेज सॉल्व करेंगे जो अनसीन पैसेज है, फिर ये कम्युनिकेशन, और उसके बाद रीजनिंग। आप देखेंगे आप पास। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में उस समय कमेंट जरूर करिएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, 2020 का पेपर है। और उसमें पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरपर्सनल बैरियर इन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ये आ चुका है, ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है क्योंकि मैंने रटा हुआ है इसलिए मुझे पता है। किसी भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, बातचीत में कौन सा अवरोध नहीं है? तो इसका मतलब पहले आप छांट लीजिए अवरोध कौन कौन सा है। देखिए अवरोध कौन सा है ये छांट लीजिए तो कौन नहीं है पता चल जाएगा। जैसे अर्थात्मकता। अर्थात्मकता का मतलब मैं कुछ कह रहा हूँ, अर्थ आप कुछ और निकल रहा है उसका, ये होता है। ये बैरियर तो है ना भाई, हर आदमी के बताने का तरीका। अरे बाप रे, अरे अच्छा, आपने देखा होगा ना वो वाली मूवी जो किसकी थी, आमिर खान की। अच्छा अच्छा, तो हर चीज़ का देखिए, हर चीज़ का अलग अर्थ निकलता है। एक ही चीज़ अच्छा है लेकिन उसका अर्थ अलग है, तो इसका मतलब ये बाधा है, हाँ ये अवरोध है। अनुग्रहण, आपने जो कहा उसको मैंने कैसे स्वीकार किया, जो आप कहना चाह रहे हैं। अभी वो मर गया, अब मैं उसको क्या ले रहा हूँ, ये मुझ पे, मतलब मैं उसको स्वीकार कैसे करता हूँ, ये भी एक बाधा है। हो सकता है आप कुछ और बताना चाह रहे हैं, मैं कुछ और समझ लूँ। तीसरा, छवि प्रबंधन। आप जिस एक्सप्रेशन से मुझे बता रहे हैं वो एक्सप्रेशन, भाई आप कोई चीज़, अबे चलो घूमने चलते हैं, ये क्या हुआ? मरा हुआ एक्सप्रेशन है ना। जो इंप्रेशन मैनेजमेंट है ये भी एक अवरोध है। आप क्या बोल रहे हैं ये भी मैटर करता है, आपके बातों को मैं कैसे समझ रहा हूँ ये भी मैटर करता है, और आपका गेटअप कैसा है ये भी मैटर करता है। क्या नहीं मैटर करता है? इको एंथोसेंट्रिज्म। एंथोसेंट्रिज्म का मतलब मेरी कल्चर कैसी है, आपकी कल्चर कैसी है, कंपेरिजन। ये तो एकदम एब्सर्ड सा है, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर से। अगला जो क्वेश्चन है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन। ध्यान से सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार आपको रटना पड़ेगा और याद होना चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ याद का मतलब 25 क्वेश्चन याद ही करो यार, 250 प्रश्न है, रट डालिए। 4 बार सीसेट का पेपर, भाई आप सिर्फ क्या करिए, 2-2 बार भी सीसेट का पेपर अगर संप्रेषण रट ले रहे हैं और टॉपर्स कोड पे जाके 2-2 बार सॉल्व कर लीजिए, बस आप पास होंगे, गारंटी। आप मुझे थैंक यू जरूर बोलेंगे, चाहे कहीं फेल हो जाए, सीसेट नहीं फेल होंगे। हाईएस्ट डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन ओपननेस इज फाउंड। देखिए दुनिया आपको कुछ भी पढ़ाए, मैं जो आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे ही करता हूँ और मैं पास हो जाता हूँ। आज तक तो पास हुआ, आगे का पता नहीं, लेकिन हाँ आज तक मैं ऐसे ही पास होता हूँ और आपको भी ऐसे ही पास करा दूंगा। ठीक है, चलिए। हाईएस्ट डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन ओपननेस, किसी भी चीज़ की हाईएस्ट डिग्री। जैसे फिजिक्स में जो चीज़ें नहीं समझ में आती सबको मेटा ग्रुप में डाल देते हैं, याद रखिएगा। जैसे भौतिक है, मेटा फिजिक्स क्या है, जो चीज़ें हमारे समझ के परे हैं वो मेटा फिजिक्स समझाती है। इसका मतलब किसी भी संप्रेषण का जो हाईएस्ट डिग्री है ये आपको रटना भी पड़ेगा और किसी भी चीज़ में याद भी रखिएगा। हाईएस्ट डिग्री किसी भी चीज़ की क्या हो जाती है? मेटा संप्रेषण, मेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, ठीक वैसे जैसे भौतिकी है तो भौतिकी में भूत क्या है, जैसे बोलो घोस्ट आ गया, भूत आ गया, ये क्या है? मेटाफिजिक्स में आ जाता है। तो जो चीज़ हम नहीं समझा सकते वो मेटाफिजिक्स समझाएगा। वैसे ही जो कम्युनिकेशन हम नहीं समझेंगे वो हाईएस्ट डिग्री में क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? मेटा कम्युनिकेशन। तीसरा आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, पहले मैं इसका ऑप्शन छुपा लूँ, हाँ
4 ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर, इनमें से कौन सा बिहेवियर सबसे बेहतरीन है? अपशब्द, कोई आपको गरिया रहा है, अब उस आदमी को तितर बितर कैसे करेंगे, इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? तो ये किसी स्वामी जी से मैंने सुना था और उसके बाद मुझे ये याद हो गया कि देखिए कोई आपको गाली दे रहा हो, माँ की दे चाहे बहन की दे, आप उसको एक्सेप्ट ही मत करो ना। आप गाली दे रहे हो तो वो आपको लगे। तो किसी भी चीज़ को याद रखिए, किसी भी गाली को या किसी भी लड़ाई को तितर बितर करने का सबसे है हानिकारक शब्दों को स्वीकार ही मत करिए। क्या करिए? हानिकारक शब्दों को मत क्या करिए, मत स्वीकार करिए। तो यही एक तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका है। क्या है? आपसी, कौन सा है? सहकर्मियों को, साथ का आदमी अगर आपको गरिया रहा हो तो रिएक्ट मत करिए, वो अपने आप को गरिया रहा है, ये मान के काम करिए। नेक्स्ट आ जाइए, ठीक है। प्रॉक्सी, प्रॉक्सिमिक्स, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे वो जानते होंगे। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सी मारना क्या होता है? आज आप आए तो ठीक, आप नहीं आए तो आपका प्रॉक्सी मार दिया जाता है। तो उसी से इसको आप याद रखिए। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब क्या होता है? अशाब्दिक कम्युनिकेशन, मतलब नॉन वर्बल। आप वर्बल गरिया रहे हैं, एक है जो अशाब्दिक वर्चुअल है, तो उसका मतलब क्या है? प्रॉक्सिमिक्स क्या है? प्रॉक्सिमिक्स किससे संबंधित होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से संबंधित होता है, ठीक है। अब जब मैं कह रहा हूँ उसको ऐसे ही रटेंगे तो आप पूरा रट डालेंगे। भाई मैंने भी तो रटा है ना आखिरकार। हाँ, 25 में से 22-23 में संप्रेषण सही करता हूँ, 10 तो हिंदी सही करता हूँ, 25-10 35 हो गया, 5 तो वो इंग्लिश का जो अनसीन पैसेज आ गया है, 35-10 40 हो गया, 10 तो रीजनिंग सही कर लेता हूँ, 50 हो गया। उसके बाद फिर 1 घंटा सोता हूँ सीसेट में। सिर्फ 1 घंटे में मैं 50 प्रश्न करता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उतने से मैं पास हो गया, और हर बार पास हो जाता हूँ। आपको भी यही करना है और आपको पास होना है इस बार, ठीक। और मुझे थैंक यू जरूर बोलना है, ये मत भूलिएगा। देखिए गुरु दक्षिणा के रूप में थैंक यू जरूर देना है आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। द की एलिमेंट फॉर इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, किसी भी, याद रखिए, किसी भी संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन, बातचीत का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या है? ये यही पूछ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू बातचीत का क्या है? मैं जो बोल रहा हूं उसको आप जितना अच्छा सुनेंगे ना, उतनी अच्छी हमारी बातचीत होगी। तो एक्टिव लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिए, एक्टिव लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या एलिमेंट, किस चीज का? कम्युनिकेशन का। सबसे एक्टिव लिसनिंग जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगला आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल इकोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशनल इकोलॉजी से कौन कौन, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी पूछो ऑर्गेनाइजेशनल इकोलॉजी तो हमेशा याद रखिए पार्श्विक संप्रेषण। पार्श्विक या लैटरल कम्युनिकेशन क्या होता है? 2 समान स्तर के अधिकारी अगर आपस में बातचीत करें, नीचे पूरा चैनल को ना फॉलो करें। भाई देखिए चैनल क्या होता है? ये अधिकारी है, ये इसके सबॉर्डिनेट है, ये एक सेम स्तर का अधिकारी है, 2 आईएएस अधिकारी हैं, उसके नीचे असिस्टेंट है, ये फाइल। अब इनको कोई फाइल यहाँ से इनके पास भिजवानी है तो कायदे से ये यहाँ जाएंगे, इनको भेजेंगे, ऐसे आएगा लंबा समय। ये लोग क्रॉस बातचीत कर ले, ये इनसे सीधे बातचीत कर ले, तो ये क्या है? क्षैतिज या फिर पार्श्विक, क्या बोलते हैं? लैटरल कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं। और ये सबसे क्या है? इसी को बोलते हैं रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल इकोलॉजी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल की इकोलॉजी यही है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, टोटल 25 क्वेश्चन है। पैरालैंग्विस्टिक, पैरालैंग्विस्टिक का मतलब पराभाषी संकेत क्या है? तो आपको ये देखना होगा कि पराभाषिक संकेत क्या है। जब ये पूछ रहा है तो याद रखिए, जब भी आपने किसी पराभाषिक, किसी दिव्यांग को देखा होगा तो उनकी बातचीत की पिच अलग अलग बदलती है, पिच के हिसाब से उनकी हम चीज़ों को समझते हैं। तो टोनल पिच, कोई भी बातचीत है, जैसे वो कैसे बात कर मतलब ये वो नहीं है, एक नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, उनकी भी जो पिच होती है, जो गले की पिच होती है, वो ज़्यादा बढ़ेगी तो उससे उनका एक्सप्रेशन निकलता है, ठीक है कि नहीं है? याद रखिएगा संप्रेषण में पराभाषी संकेत क्या है? हमेशा याद रखिएगा पराभाषी संकेत है क्या? टोनल पिच। अगला आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन, और मैं आपको इसको वैसे ही समझाऊंगा, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन, अच्छा आपको समझ में तो आ रहा है ना? देखिए मेरे लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन नेटवर्क देयर इज likelihood of emergence of a group leader but lower satisfaction among the members of ग्रुप के, मतलब आप ऐसा समझिए कि एक इनमें से सबसे बेहतरीन, विच ऑफ द नेटवर्क इज इमरजेंस ऑफ ग्रुप लीडर, किस तरीके का जो ग्रुप है वो ग्रुप लीडर बनाता है, और लो नीचे मतलब कोई ऐसा संगठन जिसमें ग्रुप लीडर भी हो और उसमें निचले तबके के लोगों का तुष्टीकरण भी ना हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए मैं बता दूं, मान लीजिए एक ये सर्कुल है, पहिया देखा है ना अपना, पहिया में देखिए ऐसे, ध्यान से सुनिए, पहिया में ऐसे क्या लगे रहते हैं? अलग अलग वो लगे रहते हैं,
ये पहिया है। जैसे पहिया में व्हील चारों तरफ से कनेक्टेड रहता है। अब देखिए ये इसको सीधे, जैसे व्हील की ये तीलियां मान लीजिए, ये पहिए का ये सेंटर है तो ये लीडर है, ये इस तीली से सीधे कनेक्टेड है। इससे कोई बातचीत हुई तो सीधे आके इससे बात कर लिया, इसको कोई प्रॉब्लम हुई तो सीधे आके राजा से बात कर लिया, इसको कोई प्रॉब्लम हुई तो सीधे लीडर से, और लीडर इससे। तो ये बताइए क्या इन लोगों की, ये जो नीचे के साइड के लोग हैं, छोटे तबके के या फिर निचले क्रम के लोग हैं, क्या उनका तुष्टिकरण का मतलब क्या उनका शोषण हो रहा है? नहीं, सबकी बात इसने सुनी। इससे देखिए लीडर का भी जन्म हुआ और इससे उसका इंपॉर्टेंट वो भी उद्भव हुआ कि भैया वो लीडर है। तो याद रखिएगा ये है आपके सामने इस टाइप का, इसको बोलते हैं चक्र टाइप का। कौन सा संप्रेषण में सबसे बढ़िया होती है बताइए? लीडरशिप का जन्म किस में होता है? चक्र टाइप में सबसे बढ़िया होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइलेंस अपवर्ड कम्युनिकेशन। ऊर्ध्वमुखी संगठन में मौन का एक उदाहरण होता है निस्पंदन। आंख बंद करके इसको रट डालिए और मैं कुछ नहीं कहूँगा। फिल्टरिंग क्या होता है? फिल्टरिंग जो है अधोमुखी, दो टाइप का कम्युनिकेशन मैंने बताया ना, जब अधिकारी अपनी चीज़ों को नीचे भेजे तो ये अधोमुखी है, नीचे वाला आदमी ऊपर वाले से रिक्वेस्ट करे तो ये क्या है? ऊर्ध्वमुखी है। तो रिक्वेस्ट ही तो कर सकता है ना, अगर छोटे लेवल का अधिकारी बड़े लेवल के अधिकारी से बात करेगा तो ऑर्डर थोड़ा ना देगा, रिक्वेस्ट करेगा, मौन भाषा में रिक्वेस्ट करेगा। तो कौन सा मौन का एक उदाहरण याद रखिएगा? फिल्टरिंग। फिल्टरिंग, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ऊर्ध्वमुखी में क्या है? फिल्टरिंग। अगला आ जाइए, ये कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ पॉजिटिव लिसनिंग। सकारात्मक श्रवण का रूप कौन सा नहीं है? सकारात्मक श्रवण का जो, देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, सुनना मतलब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं, आप सुनिए। अब उसमें ये बताइए, अगर मैं आपकी बात जजमेंटल होके पहले ही सुनूं, मैं आपके मन में पहले ही राय बना लूं कि यार ये आदमी गधा ही है, ये अच्छा पढ़ा ही नहीं सकता, तो मैं पहले ही जजमेंटल होकर आपकी बात सुन रहा हूँ, तो कभी मुझे आपकी बात समझ में आएगी? कभी नहीं आएगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? एक्टिव लिसनिंग में, ध्यान से सुनिएगा, पॉजिटिव लिसनिंग का कोई कौन सा चीज़ नहीं है? तो याद रखिए जजमेंटल लिसनिंग इसका पार्ट नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए, जजमेंटल लिसनिंग, आपने पहले ही जजमेंट कर लिया कि यार ये आदमी गधा है, पहले देख के मुंह देखा यार ये आदमी कुछ नहीं पढ़ाता होगा, तो आपकी मेरी बातें आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। इसको बोलते हैं जजमेंटल लिसनिंग। तो याद रखिए इनमें से कौन सा पॉजिटिव लिसनिंग का भाग नहीं है? जजमेंटल लिसनिंग। अगला आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेशन बैरियर। नॉइस क्या है? मैंने आपको कोई अपनी बात बतानी चाहिए तो मैं हो गया सेंडर, आप उसको समझ गए तो आप हो गए रिसीवर। अगर मेरी बातों को आप ना समझ पाए किसी बीच की वजहों से तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? बाधा या नॉइस। अब वो नॉइस में क्या क्या है? ध्यान से सुनिएगा, परसेप्चुअल प्रॉब्लम, इन्फॉर्मेटिव ओवरलोड, कल्चरल डिफरेंसेस। भाई मैं हिंदी बोलता हूँ, कोई हिब्रू बोले तो हम लोग की बातें नहीं समझ में, एक बाधा है कि नहीं है? जैसे मैं बोल रहा हूँ हिंदी, हो सकता है आप हिब्रू बोलना शुरू कर दें, तो हिंदी वाले को हिब्रू थोड़ी ना समझ में आएगी। तो ये बताइए कल्चरल डिफरेंस बाधा क्रिएट कर रहा है, नॉइस क्रिएट कर रहा है? हाँ, यस। तो इसका मतलब ये। दूसरा ये बताइए, परसेप्चुअल प्रॉब्लम, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक समस्याएं, ये भी होगा, ठीक है। ओवरलोडिंग, ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो प्रॉब्लम बाधा हो। भाई ये बताइए मेरे ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो भी बाधा होगी। लेकिन ये जो है इसको आपको रटना भी पड़ेगा, डायरकी आर्क टाइप। क्या? डायडिक आर्क टाइप, ये क्या नहीं होता? याद रखिए ये बाधा नहीं होता। अगला, ये आपको कुछ चीज़ें तो आपको दिमाग में रटनी ही पड़ेंगी भाई, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ मैसेज कैन बी चेक्ड। किसी भी कम्युनिकेशन की प्रोसेस में सक्सेसफुल, अच्छा ये बताइए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि मैं पहले ही पढ़ा, ये क्वेश्चन पिछली बार का देखिए रिपीट हो गया। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ एक चीज़ किससे पता चलता है? जो आप फीडबैक देते हैं। तो ठीक वैसे ही याद रखिएगा, इन कम्युनिकेशन प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसफर, जो मैंने पढ़ाना चाहा आपको वो मैंने पढ़ा लिया, ये कैसे पता चलेगा? आप फीडबैक देंगे कि सर बहुत बढ़िया पढ़ाया आपने, ठीक है। तो इसका क्या होगा? फीडबैक, प्रतिपुष्टि से हमको पता चलता है कि कोई भी मैसेज सही जगह पहुंच गया कि ना पहुंचे। अगला आ जाइए, द क्रॉस डिपार्टमेंटल कमेटी। जो क्रॉस डिपार्टमेंटल कमेटी बनती है, ध्यान से सुन लीजिए, क्रॉस डिपार्टमेंटल कमेटी का मतलब समझ लीजिए, दो समान लेवल के अधिकारी, एक कमेटी ये बना ले, एक कमेटी ये बना ले, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसा होगा? मैं 10 बार बता चुका हूँ। देखिए एक ही क्वेश्चन को 2 बार, ये है कौन सा? लैटरल कम्युनिकेशन, पार्श्विक कम्युनिकेशन। एक अधिकारी, ये अभी जस्ट पहले बताया, सोचिए 2020 में ही एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, पार्शियल या लैटरल कम्युनिकेशन का मतलब एक समस्तरीय कक्ष के अधिकारी एक दूसरे से बातचीत करें तो उसको पार्श्विक या लैटरल बोलते हैं। तो वही दिख रहा है आपको, ठीक है।
अब इसमें क्या बताऊँ, ये तो इससे आसान क्वेश्चन कोई है ही नहीं, 2 क्वेश्चन फ्री फंड के मिल गए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा ज़रूरी है और बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। ये क्या है, दोनों चीज़ों को मिलाना है। सभी आदमी मॉर्टल हैं, सभी आदमी मरणशील हैं, हाँ कि ना? कोई आदमी अमर है? नहीं। तो ये क्या है, सबसे पहली बात तो ये अकेली बात है, पार्टिकुलर आदमी के लिए बोली जा रही है, यूनिवर्सल सब आदमी पे सही है, हर आदमी मरेगा, ये यूनिवर्सल बात है। और देखिए मरणशील है, ये क्या है जल्दी से बता दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। हर आदमी मरणशील है, ये क्या होना चाहिए? देखिए आप ध्यान से सुनिए, हर आदमी का मतलब ए का क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, हाँ कि ना? हर आदमी मरेगा, ये सबको पता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। तो ऑल मैन आर मॉर्टल, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए यूनिवर्सली अफर्मेटिव, सकारात्मक बात है, सच बात है। नो मैन आर परफेक्ट, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, तो ये कैसी बात है, हर आदमी पे है, तो ये भी क्या है, यूनिवर्सल चीज़ है। लेकिन अच्छी है कि नेगेटिव है, नेगेटिव चीज़ है। तो इसका ऑप्शन पहले देखिए, ए का 3 होना चाहिए, कोई दिख जाए तो मान लीजिएगा। ये देखिए ए का 3, दूसरे का ए, सीधा सीधा है, आप इसमें कुछ नहीं करना, एक ऑप्शन सही हो गया तो बाकी सब सही होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो प्रोसेस ऑफ जजिंग सम प्रॉब्लम सिचुएशन ऑन द सिमिलरिटी, एक देखिए किसी भी प्रॉब्लम को, द प्रोसेस ऑफ जजिंग सम प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को जज करना, ठीक उस तरीके से जैसे मेरे पास कोई प्रॉब्लम आए, ऐसे ही किसी प्रॉब्लम को मैंने पहले जज किया हो, तो उस प्रॉब्लम को जो जज करने का तरीका होता है उसको ह्यूरिस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद रखिए, ये क्वेश्चन पिछली बार मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊँगा, ठीक है। अगला आ जाइए, मतलब मैं अपनी पूर्व में की गई, ध्यान से सुन लीजिए, पूर्व में सामना की गई समस्या के बराबर वैसे ही दूसरी समस्या आ जाए तो उसको ह्यूरिस्टिक, दिमाग लगाऊंगा, ह्यूरिस्टिक क्या हो जाएगा वो, ह्यूरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिवनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग समटाइम्स हिंडर द प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनमें से कौन से समस्या समाधान में कभी कभी दिक्कत पैदा करती है? आदमी का मेंटल स्टेटस, और क्या, आंख बंद करके याद रखिएगा। फॉलोइंग समटाइम्स, कभी कभी समस्या के समाधान में सबसे दिक्कत क्या पैदा करती है भाई, हमारी मेंटल थिंकिंग, और कुछ नहीं, हम जैसा सोच रहे हैं उस हिसाब से हम समस्या का डिसीजन ले पाएंगे। अगला आ जाइए 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग स्टाइल टेक लॉन्गर, एनालिटिकल प्रॉब्लम सबसे लंबा समय लेती है, तो इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना। किसी चीज़ की गूढ़ एनालिसिस करने लगेंगे तो वो आसान है क्या, बहुत टफ है। तो किसी भी चीज़ की एनालिटिकल एनालिसिस सबसे लंबी होती है। अगला आ जाइए, यदि प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस सेक्टर इन पाई चार्ट, कोई भी पाई चार्ट जो होता है, बार चार्ट या पाई चार्ट, जब हम पाई चार्ट की बात करते हैं तो वहाँ एंगल की बात होती है, तो एंगल ऑफ सेक्टर्स की बात होगी यहाँ पे, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगला आ जाइए, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। इस बार 18 क्वेश्चन आए कौन से, संप्रेषण के, और बचे हुए 7 क्वेश्चन किसके आ गए, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। दोनों क्वेश्चन आते हैं, याद रखिए। आप ये मत समझिए कि सिर्फ संप्रेषण आता है, संप्रेषण के साथ डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी आता है। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको समझ में तो आ रहा है ना, प्लीज़, मतलब इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। मैं कोई बहुत अच्छा टीचर नहीं हूँ कि मैं भाई बहुत बड़ा बात कर रहा हूँ, लेकिन आप ही को बताना है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द फ्रेमिंग इफेक्ट, ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, याद रखिएगा। फ्रेमिंग इफेक्ट क्या होता है, इसको आपको रटना पड़ेगा। फ्रेमिंग इफेक्ट होता है कि विकल्पों की प्रस्तुति का ढंग एवं विकल्प के चयन को प्रभावित करने वाले कारक को बोलते हैं क्या, फ्रेमिंग इफेक्ट। फ्रेमिंग इफेक्ट क्या बोलता है, याद रखिएगा, विकल्पों की प्रस्तुति, भाई प्रॉब्लम तो एक ही है, लेकिन उसके विकल्प को हम किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं और उसमें सही ऑप्शन को कैसे टिक करते हैं, उस विकल्प को चयन करने का ढंग, याद रखिएगा। विकल्पों की प्रस्तुति एवं विकल्प के चयन के ढंग, ये कौन एक्सप्लेन करता है, फ्रेमिंग प्रभाव। बस इतना सीधे याद करिए, बीच में और ऑप्शन आपको रटने की जरूरत ही नहीं। फ्रेमिंग इफेक्ट का मतलब समझ गए होंगे आप। द टेंडेंसी ऑफ मेंबर इन ए हाईली कोहेसिव ग्रुप, किसी बड़े ग्रुप में, ध्यान से सुनिए, दी किसी उच्च सशक्त समूह के सदस्यों के समालोचक मूल्यांकन निर्णय क्षमता के नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, ये बताइए। 10 लोग बैठे होंगे, उसमें आप अकेले समालोचना करें, उसका कोई मतलब है नहीं। तो जब 10 लोग बैठ के किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रुप थिंकिंग। क्या बोलते हैं, ग्रुप थिंक, उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप थिंक। तो ये बहुत बार बार आ चुका है, इसको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, डिसीजन मेकिंग स्टाइल दैट ओवरली कंसर्न विद द कीपिंग एवरीवन हैप्पी, हर किसी को खुश करने वाला डिसीजन कैसा है, व्यवहार। भाई ये बताइए, मैं हर किसी को अच्छा खुश रखना चाहता हूँ तो इसका मतलब मैं व्यवहार में कुशल हूँ, व्यवहारिक आदमी हूँ। तो बिहेवियरल शैली, याद रखिएगा, बिहेवियरल स्टाइल, बड़ा आसान सा, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। भाई ये बताइए, मैं सबको खुश करना चाहता हूँ, इसका मतलब व्यवहार अच्छा रखना चाहता हूँ और कुछ नहीं।
अगला क्वेश्चन है 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट रूल फॉर एस्टिमेटिंग लाइक्लीहुड। हिंदी में भी लिखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी समझने में, और कॉन्सेप्ट भी मैं बताते जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ ज़रूरी है, जहाँ जहाँ नहीं ज़रूरी है वहाँ रटने को कह रहा हूँ। इनमें से कौन सा है वो जो कि रूल नहीं है, वो लाइक्हुड आउटकम ऑफ एनी डिसीजन, किसी भी डिसीजन को लेने का। तो याद रखिए एक्सेसिबिलिटी, उपयोगिता का आकलन। ये बताइए डिसीजन लेते समय उपयोगिता का आकलन थोड़ा ना किया जाएगा। अगला आ जाइए, वो आपको रटना पड़ेगा और कुछ नहीं। 23वां क्वेश्चन आइए, चूंकि मैं जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, बहुत लंबा वीडियो बना दूंगा ना तो लोड होने में टाइम लगेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इन वैलिड स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ कैटेगरिकल सिलोजिज्म, मतलब याद रखिएगा ये क्या है, न्याय, कहीं न्याय वाक्य में मुख्य पद में निष्कर्ष में, मुख्य पद निष्कर्ष में अगर हो तो उसे क्या कहेंगे, मुख्य आधार वाक्य में, मेजर प्रेमाइसिस। भाई जाहिर सी बात है, अगर मेन पद निष्कर्ष में हो तो उसको क्या बोलेंगे, मेजर प्रेमाइसिस। ठीक, अगला आ जाइए नेक्स्ट, और 24वां, प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको हमेशा याद रखिए। प्रोबेबिलिटी का मतलब संभाव्यता, प्रसंभाव्यता आगमन का होता है, याद रखिएगा। प्रसंभाव्यता का मतलब आगमन और कुछ नहीं, प्रसंभाव्यता। प्रोबेबिलिटी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, आगमन याद रखिएगा। जब भी प्रोबेबिलिटी आए संप्रेषण में तो आप आगमन याद रखिएगा, बस और कुछ मत याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा डिसीजन मेकर टेंड्स टू गुड डिस्कवरी, क्रिएटिव सॉल्यूशन, याद रखिएगा। क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालने को क्या, कॉन्सेप्चुअल आदमी ही तो क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालता है। तो याद रखिए, जब भी क्रिएटिव सॉल्यूशन की बात करें तो क्रिएटिव सॉल्यूशन कब निकल सकता है, जब मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, नए नई चीज़ें हो। तो कॉन्सेप्चुअल स्टाइल डिसीजन मेकर्स। ये हुए 25 क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच। अब हम लोग 2019 के पेपर को लेके मिले।